नहीं रोशन दिलों की कद्र कुछ अरबाबे जाहिर को, इजाजत बैठने की शम को दी किसने महफिल में। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, संसद सत्र से पहले विपक्ष को ललकारना पीएम मोदी को काफी भारी पड़ गया है। हालत ऐसी हो गई है कि एक हफ्ते में 3 बार सरकार को अपने फैसले से या तो पीछे हटना पड़ा या यू टर्न लेना पड़ा है। पहले तो विपक्ष की मांग पर सरकार को एसआईआर पर चर्चा की मांग माननी पड़ी, फिर संचार साथी ऐप को प्री इंस्टॉल करने का फैसला वापस लेना पड़ा और इसके लिए लिखित में आदेश दिया गया, और फिर डीजीसीए को फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम में ढील देनी पड़ी, क्योंकि इंडिगो की हजारों फ्लाइट्स रद्द होने से देश में ऐसी अफरा तफरी मची कि संसद से सुप्रीम कोर्ट तक सरकार घिर गई। 7 दिनों में घटे इन 3 प्रकरणों यानी तीनों मामलों में मोदी सरकार लगभग घुटनों पर आती दिख रही है, जबकि मोदी के इरादे तो विपक्ष को नीचा दिखाने के थे। याद कीजिए कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले मोदी ने विपक्ष के नेताओं को हार की निराशा से बाहर आने की सलाह दी थी। पीएम मोदी ने कहा था कि जो कोई भी ड्रामा करना चाहता है वो कर सकता है, यहां ड्रामा नहीं बल्कि डिलीवरी होनी चाहिए, नारों पर नहीं बल्कि पॉलिसी पर जोर होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि यह सत्र देश की प्रगति के लिए है, इसे हार की भड़ास निकालने का जरिया नहीं बनाया जाना चाहिए। दरअसल मोदी इस मुगालते में थे कि विपक्ष बिहार की हार की निराशा में रहेगा, लेकिन असल बात तो यह है कि बीजेपी जीत के घमंड में है। हालांकि संसद में सरकार के झुकने की यह नौबत तब आई है जब बिहार की जीत की खुमारी अभी पूरी तरह से उतरी भी नहीं है। वैसे यह नई बात नहीं है दोस्तों, पिछले 11 सालों से सरकार के दबने और झुकने का यह सिलसिला चल ही रहा है। चुनाव में जीतकर या तोड़फोड़ कर बहुमत हासिल कर बीजेपी सरकार तो बना रही है, लेकिन अपने फैसलों को वो पूरे आत्मविश्वास के साथ लागू नहीं कर पा रही, और ऐसा मुमकिन भी नहीं लग रहा, क्योंकि बीजेपी के फैसले मोदी की मर्जी से लिए जा रहे हैं, जिन्हें लेने से पहले न कोई होमवर्क किया जाता है और न ही उसके असर पर विचार किया जाता है और न फैसला लागू करने की पूर्व तैयारी की जाती है। बस मोदी का मन आया वैसा फरमान जारी कर दिया जाता है। अब उस फरमान से आफत मचे या जनता सड़कों पर परेशान होकर उतरे, उसकी बला से। मोदी का हाल तो कभी खुशी कभी गम वाले अमिताभ बच्चन जैसा है कि कह दिया बस कह दिया। उस कह दिया कि आगे और पीछे का क्या हाल हो रहा है इससे उन्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन विपक्ष को तो मतलब है, और विपक्ष मोदी की मनमानी के आगे अड़ भी जाता है, जिसके बाद मोदी को झुकना पड़ता है। याद कीजिए, किसान आंदोलन के बाद कृषि कानून वापस लेते हुए मोदी ने क्या कहा था कि लगता है मेरी तपस्या में ही कोई कमी रह गई। साल भर देश के अन्नदाताओं को सड़कों पर बैठाने वाले मोदी बस ये कहकर अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो गए। ऐसा ही लापरवाह अंदाज मोदी ने नोटबंदी के वक्त जाहिर किया था, जब लोग लाइनों में लगकर अपनी गाढ़ी कमाई निकालने के लिए तरस रहे थे और मोदी हंस रहे थे कि लोगों के पास बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं है। लॉकडाउन में जब हजारों लोग पैदल घरों की तरफ चले तो मोदी कह रहे थे कि थाली पीटो सब ठीक हो जाएगा, ताली बजाओ सब ठीक हो जाएगा। यही है मोदी की असलियत दोस्तों, जिनके किसी फैसले की गंभीरता उनके अंदर दिखाई नहीं देती है, लेकिन और केवल कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की नीयत दिखती है। और अगर विपक्ष सवाल पूछे तो मोदी ललकारते हैं कि अपने हार की हताशा मत निकालो यहां पे। अरे भाई, संसद तो सवाल पूछने की जगह है। जब सरकार जवाब नहीं देती है तो विपक्ष को मजबूरन नारेबाजी पर उतरना ही पड़ता है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि किस तरह बार बार विपक्ष के आगे घबरा रही है मोदी सरकार, और साथ ही समझेंगे कि क्या राहुल गांधी का खौफ हमेशा नरेंद्र मोदी को डराता रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह समझने के लिए पहले सुनिए राहुल गांधी का यह बयान। जनरली इस सरकार की पॉलिसी है, नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। तो ये इनकी पॉलिसी है, ये हर बार करते हैं। जब मैं बाहर जाता हूँ ये करते हैं, जब लोग यहाँ आते हैं मैं करता हूँ। हमें मैसेज मिलता है कि हमें बताया गया है कि सरकार हमसे कहती है कि आपसे नहीं मिलना। एलओपी एक दूसरा पर्सपेक्टिव देता है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिलें। ये ट्रेडिशन है,
एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। ये ट्रेडिशन है, ये नॉर्म है, बट मोदी जी इस नॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री इस नॉर्म को फॉलो नहीं करती है। थैंक यू। इनसिक्योरिटी है। दरअसल अभी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की उनसे मुलाकात नहीं कराई गई। इसी पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार विदेश से आने वाले शीर्ष नेताओं से मिलने नहीं देती। उनसे कहती है कि वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से न मिलें। इसका कारण सरकार की असुरक्षा है। राहुल ने साफ कहा कि केवल सरकार ही नहीं, हम भी भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि विपक्षी नेताओं से विदेशी नेताओं की मुलाकात हो। राहुल गांधी का ये आरोप बेबुनियाद नहीं है। बीते 1.5 साल में यानी मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 37 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत दौरे पर आ चुके हैं और उनमें से केवल 4 से ही राहुल गांधी की मुलाकात कराई गई है। ये सरासर लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है, क्योंकि मोदी और राहुल दोनों ही इस देश की जनता के प्रतिनिधि हैं। ऐसा नहीं है कि लोकसभा की सारी सीटों पर मोदी के सांसद बैठे हैं, बल्कि वहां विपक्ष की भी मौजूदगी है, जो बीजेपी से अलग नजरिया रखती है। और एक स्वस्थ लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों के नजरिए का सामने आना जरूरी है। इसीलिए मोदी सरकार से पहले जितनी भी सरकारें रहीं, सभी में विपक्ष को बराबर का सम्मान मिलता रहा, उनकी बातों को तवज्जो दी जाती रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय बीजेपी सांसदों की बातें सुनी जाती थीं और अटल बिहारी वाजपेयी के समय कांग्रेसी सांसदों की बातें सुनी जाती थी। लेकिन मोदी सरकार ने तो उल्टी गंगा बहाना शुरू कर दिया है, जहां विपक्ष का बोलना गुनाह हो गया है। किसी मुद्दे पर सवाल करना देश विरोधी काम हो गया है। हकीकत तो यह है कि सरकार ही देश की छवि खराब कर देश विरोधी काम कर रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा का यह बयान सुनिए। कोई भी राष्ट्राध्यक्ष, मतलब मुझे लगता है ना कि हम ऑप्टिक्स में बहुत उलझते हैं। भारत रूस संबंध एक दिन का नहीं है। मैं संभवतः कल और परसों भी बोल चुका हूं आपकी वायर सर्विस को। दशकों में ये नींव मजबूत हुआ है। मतलब जब छोटे थे तब से हम लोग देख रहे हैं ये चीजें कि इंडिया रूस फ्रेंडशिप की मिसाल दी जाती थी। बस मुझे दुख एक बात का है कि सरकार की थोड़ी तंग दिली, संकीर्णता ने ऑप्टिक्स पूरा का पूरा खराब कर दिया। मतलब जिस हिसाब से आपने बैंक्वेट में इनविटेशन दिए, पुतिन अखबार नहीं पढ़ते हैं क्या? उनके लोग अखबार नहीं पढ़ते हैं, मीडिया नहीं देख रहे होंगे? क्या मैसेज लेके गए होंगे इस देश से कि इस देश की डेमोक्रेसी इतने दायरों में बंट जाएगी? पुतिन को भी एहसास नहीं हो। तो मनोज झा का कहना बिल्कुल सही है कि पुतिन और उनके साथ आए अधिकारी, यहां के दूतावास में उनके लोग सभी अखबारों और चैनलों पर आई हुई कवरेज देखते हैं। वो देख रहे होंगे कि किस तरह यहां बीजेपी ने निम्न स्तर की राजनीति की है और प्रोटोकॉल नहीं निभाया। राष्ट्रपति भवन के डिनर में कांग्रेस से शशि थरूर को न्योता देकर बीजेपी ने खुलेआम दिखा दिया कि कुछ भी हो, वो बांटो और राज करो की नीति से बाज नहीं आएगी। खैर, शशि थरूर को डिनर पर बुलाकर बीजेपी ने भले कांग्रेस का नुकसान करना चाहा, लेकिन असल में बड़ा नुकसान बीजेपी का ही हुआ है, क्योंकि बीजेपी के सारे नेता राहुल गांधी पर गलत इल्जाम लगाने का आरोप लगा रहे हैं। देश से ऊपर मोदी और बीजेपी को रखकर इन नेताओं को पार्टी में बड़ा कद मिल सकता है, लेकिन इससे मोदी सरकार का ही नुकसान हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मैसेज चला गया है कि मोदी सरकार में विपक्ष के साथ सामान्य शिष्टाचार का पालन नहीं हो रहा। वैसे यह अकेला मुद्दा नहीं है दोस्तों, जिस पर सरकार यानी मोदी सरकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी हो रही है। दिल्ली और एनसीआर का जानलेवा प्रदूषण भी मोदी सरकार की नाकामी की गवाही दे रहा है। पुतिन तक के खांसने के वीडियो सामने आए हैं। जब पुतिन यहां आए थे, दम घुट रहा था, खांस रहे थे यहां के पॉल्यूशन के कारण। इधर डीजीसीए के नियम बदलने से इंडिगो की जो फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, उससे भी मोदी सरकार की पोल खुल गई है। राहुल गांधी ने तो साफ कहा है, क्या कुछ कहा है देखिए जरा, कि इंडिगो की विफलता इस सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत है। देरी, कैंसिलेशन और लाचारी के रूप में एक बार फिर इसकी कीमत आम भारतीयों को चुकानी पड़ रही है। भारत हर क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हकदार है, न कि मैच फिक्सिंग वाले एकाधिकार का। आप जानते हैं कि एविएशन सेक्टर के नए सुरक्षा नियमों की वजह से देश की सबसे ज्यादा चलने वाली एयरलाइंस इंडिगो के ऑपरेशन प्रभावित हुए हैं। 3 दिनों में इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हुईं, जिसके कारण लाखों यात्री प्रभावित हुए।
पीएम मोदी का दावा था कि रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट्स जैसा बना देंगे, लेकिन सरकार के फैसले के कारण एयरपोर्ट्स का हाल सरकारी बस अड्डों से भी बुरा हो गया। इंडिगो की फ्लाइट्स कैंसिल होते देख दूसरी निजी एयरलाइंस ने अपने किराए में बेतहाशा बढ़ोतरी कर दी। ऐसा लगता है कि सबने मोदी के आपदा में अवसर के मंत्र को घोल कर पी लिया है। जब यात्री परेशान हुए, विपक्ष ने संसद में घेरा और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी पीआईएल लग गई कि यह संविधान के आर्टिकल 21 में दिए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, तब जाकर सरकार थोड़ी हरकत में आई। शनिवार को नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो को निर्देश दिया कि रात 8 बजे तक सभी पेंडिंग पैसेंजर रिफंड वापस करें। साथ ही 48 घंटे में यात्रियों का सामान भी लौटाने को कहा है। इसके साथ ही सरकार ने बाकी एयरलाइंस को तय हवाई किराए से ज्यादा न लेने की चेतावनी भी दी है। वैसे सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली थी कि सारा ठीक रहा इंडिगो पर ही फोड़ दे, लेकिन अब उसे समझ आ रहा है कि इस तरह वो अपनी जिम्मेदारी से पीछा नहीं छुड़ा सकती। अखिलेश यादव ने बिल्कुल ठीक कहा है कि सरकार ये समझ ले कि अगर उद्योगपति ताकतवर होंगे तो हमको और आपको फेस करना पड़ेगा। सरकार ताकतवर हो, उद्योगपति ताकतवर ना हो, यह सरकार को सोचना चाहिए। सुनिए अखिलेश यादव की ये बात। अगर आप ताकतवर करोगे तो वो सरकार की भी नहीं सुनेंगे। इस तरह का अपहरण, इस तरह के जो एक तरीके से बंद कर देना लोगों को, शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कोई घटना हो जाए बात अलग है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के कर रहा है तो अपनी ताकत का एहसास सरकार को दिला रहा है। और सरकार ये समझ ले कि अगर उद्योगपति ताकतवर होंगे तो इसी तरह हमें आपको फेस करना पड़ेगा। सरकार ताकतवर हो, उद्योगपति ताकतवर न हो, ये सरकार को सोचना चाहिए। इसीलिए जब आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, जो उन्होंने संविधान दिया, वो हमारी किस्मत की किताब है। वो किस्मत की किताब जो हमें समय समय पर सम्मान दिलाती है, हमारी बेटियों को, माताओं बहनों को सम्मान दिलाती है, हमें हक दिलाती है, हमें आरक्षण दिलाती है। ये तमाम वो लोग हैं जो हमारे आरक्षण को छीनना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने इंडिगो संकट पर बात करते हुए संविधान बचाने और आरक्षण बचाने तक की बात कह दी, जो बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि देश का जो हाल है उसमें मोदी सरकार 1-2 लोगों के हाथों में सारा कारोबार और सारे संसाधन सौंपे जा रही है। इसी का नतीजा है कि बार बार व्यवस्था बिगड़ रही है। सरकारों के साथ उद्योगपतियों के करीबी संबंध हमेशा रहे हैं, लेकिन कोई इस तरह सरकार को दबाने की कोशिश नहीं करता जैसा अभी हो रहा है। नेहरू जी ने तो आजादी के बाद देश में देशी और विदेशी मदद से उद्योग धंधे लगवाए, बांध बनवाए, सड़कें, पुल, अस्पताल, यूनिवर्सिटीज, अंतरिक्ष स्टेशन तक सब बनवाया। लेकिन मजाल है कि किसी उद्योगपति ने नेहरू की पीठ पर हाथ रखने का दुस्साहस किया हो, या किसी धर्मगुरु ने नेहरू को अपना छोटा भाई या बड़ा भाई कहा हो। लेकिन देश तब न केवल अपने पैरों पर खड़ा हुआ, बल्कि उसकी दुनिया में अलग पहचान भी बन गई। बाद के प्रधानमंत्रियों ने भी नेहरू की नीतियों को अपनाया, लेकिन मोदी सरकार तो नेहरू पर नए नए झूठ गढ़ने में ही लगी हुई है। अभी राजनाथ सिंह ने कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाने के लिए सार्वजनिक धन का इस्तेमाल करना चाहते थे। यदि किसी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हालांकि अपने इस बयान के समर्थन में राजनाथ सिंह कोई सबूत नहीं दे सके, बल्कि सबूत तो इस बात के हैं कि सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था। तो जवाहरलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक मोदी सरकार झूठ, अपमान और गलत बयानी का एक लंबा सिलसिला चलाए जा रही है, फिर भी उसे अपनी विचारधारा को स्थापित करने में सफलता नहीं मिल रही। संविधान की विचारधारा को नकारने की जितनी कोशिश नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, उतना बुरा फंस रही है। इस काम में मीडिया ने भी मोदी सरकार का पूरा साथ दिया, लेकिन विपक्ष उसकी खबर भी ले ही लेता है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ऐसे तमाम नेता मीडिया को चेता चुके हैं कि वो सरकार के दबाव में आकर उसके एजेंडे को बढ़ाने से बाज आए और जनता के सामने सच दिखाए। साथ ही में पवन खेड़ा ने भी मीडिया को आईना दिखा दिया है। द मीडिया फाउंडेशन और आईआईसी के सेमिनार द रोल ऑफ मीडिया में शुरुआती वक्तव्य देते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिग्गज पत्रकारों को मुंह पर कहा है कि मीडिया मर चुका है, और इसके लिए उन्होंने मीडिया को ही दोषी भी ठहराया, जो सरकार के आगे पूरी तरह सरेंडर कर चुका है। क्या कुछ कहा था इस मीटिंग में पवन खेड़ा ने, जरा सुन लीजिए। सबूत तो दीजिए जिंदा रहने का साहब, अपना डर को जिंदा रखिए। आपका तो डर भी मर चुका है, तो आप कहां जिंदा है? हमें तो नहीं दिखते आप जिंदा, माफ कीजिएगा। वेदर यू डाइड आउट ऑफ unemployment or you committed suicide, I don't know, but you are dead.
It's a fact. Please face it. And we are grieving the death of media here. And the opposition, I'm sorry, has been widowed. हम तो वैधव्य झेल रहे हैं. आप बैठी हैं तो हिंदी भी थोड़ा बोल दूं. बिना मीडिया के ऑपोजिशन की हालत जो होती है वो अब हो रही है, आपको दिख रहा. चलिए भूल जाइए ऑपोजिशन को, फॉरगेट अस. Think of the democracy, think of your future, think of the generations which are yet to come. We have destroyed everything. And I'm sorry, you cannot exonerate yourself, Rajdeep. Not Rajdeep per se, but the media. आप सुबह से शाम तक एक माहौल बनाते हैं और सारे हमले विपक्ष पर करते हैं. फिर कहते हैं देखो देखो विपक्ष मर गया. अरे मारा तो आप ही ने है. हमको आप कवरेज नहीं देते. मैं रोज कुछ ना कुछ बोलने की आदत है तो बोलता रहता हूं. ये कहते हैं बीस्ट इन द जंगल. भाई द ओनली बीस्ट इन द जंगल फॉर द लास्ट 11 years हैज बीन अ हिरन व्हाटएवर हिज नेम इज. तो एक मायावी हिरन घूम रहा है साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस. वो इन सबको सुबह मैंने सुना एक कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, उसमें 12 लोग हैं, राजदीप उनमें नहीं है. तो 12 लोगों की एक कॉन्फ्रेंस कॉल में ये मायावी हिरन इंस्ट्रक्शंस देते हैं. ये रोज सुबह होता है. तो आप प्लीज ऑल्सो फेस द एलिफेंट और द हिरन इन द रूम. दैट्स द प्रॉब्लम वी आर फेसिंग. आप लोगों ने अपने आप को सरेंडर कर दिया. अब क्यों रो रहे हैं आप लोग? और आप अकेले नहीं सरेंडर हुए, हम सबको भी नुकसान हो रहा है, पूरे देश को नुकसान हो रहा है. कोई सवाल ज्ञानेश गुप्ता से नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता 10,000 क्यों जा रहे हैं. क्यों नहीं पूछते आप लोग? हम बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमें लगता है हम बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, बड़े खुलासे कर रहे हैं. नो पवन, यू टू डू मोर. अभी व्हाट मोर बताइए ना. क्या कितनी डिबेट्स आपने की हिरन जोशी पर, बताइए. तो संसद से लेकर सेमिनारों तक मोदी सरकार को आईना दिखाने का काम विपक्ष कर रहा है. कभी ना कभी तो सरकार भी सच्चाई का सामना करेगी ही. खैर, शायर वजीर आगा ने ठीक ही फरमाया है कि सिखा दिया है जमाने ने बेबसर रहना, सिखा दिया है जमाने ने बेबसर रहना, खबर की आंच में जलकर भी बेखबर रहना. तो आज के लिए बस इतना ही. फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ. तब तक देखते रहिए डीबी लाइव. नमस्कार.